ओके, आप लोगों को मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा, मेरी आवाज जा रही है? हाँ सर। ओके, थैंक यू। तो हम लोग आज की चर्चा शुरू करते हैं। आज हमने फॉर ए चेंज आज हम लोग डिफरेंट वे में अपनी चर्चा करेंगे। आज हमने स्लाइड नहीं रखा है, हम लोग सीधे सीधे कंटेंट पर बात करेंगे। आज का कंटेंट हमने थोड़ा अलग तरह से डिजाइन किया है। ये हमारा कंटेंट उस रूप में है जिस रूप में हम लोग आपको जो एनसीईआरटी के डिफरेंट चैप्टर्स से रिलेटेड कंटेंट है वो आपको हम लोग देने वाले हैं। अगर आप लोगों ने जो ग्रुप का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मैंने एक शेयर किया था आज के कक्षा 8 के चैप्टर 1 का जो ओरिजिनल पार्ट है वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। ये फाइल, हिंदी वाला फाइल, अंग्रेजी में भी है, हिंदी में भी, आप जो भी चाहें जब डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये आप देखेंगे हम लोग क्यों इसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि हम कई लोगों और कई स्टूडेंट से पहले भी इस पर बात हुई है कि जो जिस तरह से एनसीईआरटी में चैप्टर्स लिखे गए हैं उसका उद्देश्य है कि जो यंग लर्नर्स हैं उनको कथा के रूप में, कहानी की तरह बता करके और उनको बांध के रखना, बातचीत की तरह, तो कोई पाठ्यक्रम कोई बोझ ना लगे, इसके हिसाब से लिखा है। लेकिन हमारा जो अभी का पर्पस है वो है कि इससे हमें ऐसी बातें देखनी है जो कि संभवतः या जिसकी संभावना है कि वो परीक्षा में पूछे जाए। इन चीजों पर आधारित क्या प्रश्न बनते हैं। अब जैसे अब यहाँ पर मोना, राजू और मम्मी, ये तीन लोगों के बीच में, या अम्मा, मोना, राजू और अम्मा, ये तीन लोगों के बीच में। सर वो बुक नहीं दिख रहा है। अच्छा, बुक का चैप्टर नहीं दिख रहा है, स्लाइड ही दिख रहा है। Your screen is not visible. हाँ, अब दिख रहा है। ओके। तो ये मोना, राजू, इसकी एक कहानी है इस संसाधन वाले चैप्टर में। अब ये लोग बातचीत करते हुए संसाधन के बारे में को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं और इसी बातचीत के क्रम में ये उन चीजों को आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी चीजें हमारे आसपास की चीजें संसाधन हैं, कैसे संसाधन बनता है, फिर मूल्य क्या होता है, कैसे संसाधन आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है या आर्थिक संसाधन बन जाता है। फिर संसाधनों के प्रकार के बारे में बात हुई है, ये दूसरा सेक्शन है ना। और संसाधनों के टाइप्स पर बात होने के बाद फिर लास्ट में संसाधन संरक्षण, इसकी बात हुई, ठीक है। और इसके बाद अभ्यास के प्रश्न। तो ये इसका संरक्षण स्ट्रक्चर है जिसमें कि लगभग 4 चैप्टर्स हैं और इसमें बहुत सारी बातें, अतिरिक्त बातें भी दी गई हैं। संसाधन, मानव संसाधन और इन सब चीजों पर फोकस करते हुए सारी बातें कही। हम लोगों ने इसकी एक समरी बनाई है, जो हमारे और भी चैप्टर्स हैं उसके भी समरी तैयार हैं और धीरे धीरे हम लोग टॉपिक के हिसाब से हम लोग उसको शेयर करेंगे। ये दिख रहा है आप लोगों को, इस संसाधन। हाँ सर। ये चैप्टर हम लोगों ने बनाया है जिसमें कि हम लोगों ने उसको इतने में वो चैप्टर का कंटेंट है और ये इसकी पूरे चैप्टर के बारे में हायर लेवल की अंडरस्टैंडिंग,
ये 2 सेक्शन है इसमें। पहला सेक्शन है कि संसाधन क्या है। अब इसको हम लोगों ने बिल्कुल उससे ही शुरू किया है। मोना राजू और राजू घर की सफाई में अम्मा की मदद कर रहे हैं। कपड़े, बर्तन, अनाज, शहद आदि किताबों जैसी विभिन्न वस्तुओं के महत्व पर चर्चा कर रहे हैं। अम्मा ने समझाया कि ये वस्तु संसाधन है क्योंकि इनका उपयोग किसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया जाता है। उन्होंने आगे कहा कि कुछ भी किसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए उपयोग किया जाता है उसे एक संसाधन माना जाता है। उदाहरण के लिए पानी, बिजली, रिक्शा, पाठ्य पुस्तकें, ताजी सब्जी। तो ये पूरा आगे ऊपर की जो पूरी बातचीत है उसका एक संक्षिप्त प्रस्तुति। फिर अम्मा ने स्पष्ट किया कि संसाधनों की सामान्य विशेषता उनकी उपयोगिता या प्रयोज्यता है और उन्हें मूल्यवान बनाती है। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, अन्य का नहीं होता है। उदाहरण के लिए धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है जबकि एक सुंदर परिदृश्य का नहीं हो सकता है, लेकिन दोनों महत्वपूर्ण है और मानवीय जरूरतों को पूरा करते हैं। अम्मा ने यह भी उल्लेख किया कि कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान बन जाते हैं। उन्होंने अपने दादे के घरेलू नुस्खों का उदाहरण दिया जिसका वर्तमान में कोई व्यावसायिक मूल्य नहीं है, लेकिन अगर किसी मेडिकल फर्म द्वारा पेटेंट कराया जाए और बेचा जाए तो आर्थिक रूप से मूल्यवान हो जाता है। अम्मा ने समझाया कि समय और प्रौद्योगिकी पदार्थों के संसाधनों के में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लोग सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है क्योंकि उनके विचार, ज्ञान, आविष्कार, खोजें अधिक संसाधनों के निर्माण की ओर ले जाती हैं। प्रत्येक खोज या आविष्कार का एक प्रभावशाली प्रभाव होता है जिससे अतिरिक्त संसाधनों का विकास होता है। उदाहरण के लिए आग की खोज ने खाना पकाने की प्रथाओं और अन्य प्रक्रियाओं को जन्म दिया, जबकि पहिए के आविष्कार के परिणाम स्वरूप परिवहन के नए तरीके सामने। पनबिजली बनाने की तकनीक ने तेजी से बहने वाले पानी को एक मूल्यवान संसाधन में बदल दिया। इस तरह से जो कंटेंट है उसकी एक समरी दी गई है संक्षेप में। राजू और अम्मा की बातचीत संसाधनों की अवधारणा के इर्द गिर्द घूमती है। उन्होंने चर्चा की कि कैसे संसाधन ऐसी वस्तुएं या पदार्थ हैं जिनका उपयोग किसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया जा सकता है और उनकी उपयोगिता के आधार पर उनका मूल्य होता है। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है और समय और प्रौद्योगिकी कुछ पदार्थों के मूल्य को प्रभावित कर सकते हैं। इसके अलावा लोगों को स्वयं सबसे महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है क्योंकि उनके विचारों और खोजों के अतिरिक्त संसाधनों का निर्माण और विकास होता है। तो इस तरह से आपको ये एक पेज में लगभग 1.5-2 पेज का जो कंटेंट है ये एक आधे पेज में है, एक तो फिर उसकी समरी ही है। तो इतने आधे पेज में हम लोग आपको जो हम कंटेंट दे रहे हैं उसमें इसको समराइज करके इसमें डाला हुआ है। उसी तरह से ये मैंने आपको पढ़ के सुना दिया ताकि आपको अंदाज हो सके कि ये इस तरह से लिखा हुआ है। 4 पैराग्राफ में इस तरह से कंटेंट लिखा हुआ है जो कि एक तरह से उसमें जो बातें बातचीत के फॉर्म में है उसको इस रूप में रखा है। अब इसके आधार पर हम लोगों ने इसमें प्रश्न बनाए और ये प्रश्न आप समझिए कि सीधे सीधे उस जो एनसीईआरटी कंटेंट है उससे ये डेवलप होता है। हमने कल भी प्रश्न शेयर किया था लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों ने उसको रिस्पॉन्ड नहीं किया है, तो आज हमने इसको इस पर ही रखा है। इसको हम लोग बाद में फिर उसको डाल देंगे गूगल फॉर्म में भी। ग्रुप में हम लोग इसको शेयर करते हैं तो आप लोग उसको आंसर कीजिए। तो पहली चीज है कि संसाधन क्या परिभाषित करता है और इसका ऑप्शन ए जो है सो टाइप नहीं हो पाया है। ये इसका छूट गया है कॉपी करने में। तो संसाधन क्या है? कुछ ऐसा जो किसी आवश्यकता को पूरा करता हो। अब आप लोग उत्तर बताइए इसका, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। निशा ए, निशा
ओके, ठीक है। इसमें ए में जो दिख रहा है, यानी ये ख जो दिख रहा है वही इसका उत्तर है। अब इसमें देखिए हम लोगों ने जैसे पहले जैसी चर्चा की है कि डिस्ट्रैक्टर रहेगा। अब डिस्ट्रैक्टर रहेगा तो कैसा डिस्ट्रैक्टर रहेगा? डिस्ट्रैक्टर कुछ ऐसा जो आर्थिक रूप से व्यवहार्य हो। अब संसाधन की जब हम लोग बात करते हैं तो हमारी जनरल हैबिट है कि आपके पास क्या रिसोर्सेज है, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, हमारे पास इतनी क्षमता नहीं है, तो हम लोग अक्सर आर्थिक पर फोकस हो जाते हैं कि जिसका कुछ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है वही हमारे संसाधन। तो इसका एक डिस्ट्रैक्टर ये है। लेकिन संसाधन हम लोग जानते हैं कि जिसमें कुछ भी उपयोगिता है वो तैयार है टू बी कन्वर्टेड इनटू सम यूजफुल सर्विस और सम यूजफुल गुड। किसी भी वस्तु में जो उपयोग की जा सके या किसी सेवा में बदलने के लिए तैयार है, कन्वर्ट होने के लिए तैयार है, उसका आधार बनने के लिए तैयार है, उन सब को हम लोग संसाधन करते हैं। अभी हम लोग लिस्ट भी देखेंगे जो किताब में दिया हुआ है और उस पर भी हम लोग बात करेंगे। अभी दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा का आंसर बताइए। दो लोगों ने आंसर किया, दोनों का सही है। अभी दूसरा क्वेश्चन देखिए, आर्थिक संसाधन का उदाहरण कौन सा है? सुंदर परिदृश्य, सजावटी कलाकृति, तेजी से बहने वाला पानी, पुराना फर्नीचर। अब इसमें देखिए हम लोगों को आंसर जो दीजिए और आप में से कोई आदमी इसको एक्सप्लेन कीजिए कि बाकी कौन आंसर सही है और बाकी के आंसर सही क्यों नहीं है। जूम पर मीटिंग करने का एक फायदा ये होना चाहिए कि हम लोग इंटरैक्टिव रखें और इंटरैक्टिव रखने के साथ साथ ठीक है, आंसर तो सही आ रहा है। एक्सप्लेन करेंगे, कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा इसको? शालिनी, बोलिए शालिनी, बताएंगे क्या? सुंदर परिदृश्य से आर्थिक संसाधन क्यों नहीं है? मैं आपको उल्टा इसको समझाने की कोशिश करता हूँ और आपको इसका सही लॉजिक देना है। अगर कोई सुंदर परिदृश्य से मतलब हुआ ब्यूटीफुल लैंडस्केप, जैसे पहाड़ हो सकता है या कोई घाटी हो सकती है, मनोरम दृश्य है, तो जाहिर है कि वहां पर टूरिज्म के लिए अट्रैक्शन होगा, सुंदर परिदृश्य देखने के लिए लोग जाएंगे। तो इसको हम लोग आर्थिक संसाधन क्यों नहीं कहें? सुंदर परिदृश्य है तो अब ये सुंदर परिदृश्य वहां रहने वाले, जंगल में रहने वाले जानवरों के लिए तो नहीं है, सुंदर परिदृश्य मनुष्यों को है। ऐसे कई सारे रिसर्च भी हुए हैं जिसमें लोगों ने देखा कि भाई जो एस्थेटिक सेंस है ये ह्यूमन से ही रिलेटेड है। एनिमल्स, जो दूसरे एनिमल्स हैं उनमें एस्थेटिक सेंस का कोई प्रमाण नहीं पाया गया है। तो सुंदर परिदृश्य है तो उसको देखने के लिए ह्यूमंस चाहिए, तो ह्यूमंस जाएंगे, टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, तो आर्थिक संसाधन तो ये हो गया। लेकिन सर वो जो पानी का जो है तेजी से बहने वाला पानी, पानी से हम लोग कृषि भी कर सकते हैं, तो कृषि से भी तो आर्थिक ये हो सकता है ना? नहीं, वो तो है, आंसर है, लेकिन हम लोगों ने क्या, हम लोग शुरू से ये बात कर रहे हैं कि हम लोगों को निगेटिव मार्किंग वाले प्रश्न में केवल ये नहीं देखना चाहिए कि कौन सा आंसर सही है, हमें ये देखना चाहिए कि बाकी के आंसर गलत क्यों है। ये तो मान लीजिए आपने ऊपर भी पढ़ा है, तेजी से बहने वाला पानी, ऊपर हम लोग चर्चा में भी आया, अभी हम लोग बात कर रहे थे उसमें
तो ये तो सही है, ये हम मान रहे हैं कि सही है, लेकिन हमें ये प्रैक्टिस रखना है हमेशा कि बाकी के आंसर सही क्यों नहीं है। सुंदर परिदृश्य का निर्माण भी तो पानी के वजह से ही हो सकता है। अगर हरा भरा ये सब है और पर्वत जहाँ पहाड़ है वहां भी तो पानी का ये रहता ही है। ओके, तो उस सुंदर परिदृश्य का निर्माण भी तो पानी के कारण ही होता है। तो मे भी ज्यादा सही ऑप्शन तो तेजी से बहने वाला पानी ही। और कोई कुछ कहना चाहेंगे इस पर? अच्छा, एक्चुअली में हम लोगों को इसका Sir, can I speak? हाँ सर क्या? मुझे एक मतलब डिस्कशन करना। ये सर मेरे अकॉर्डिंग मतलब शॉर्ट नहीं है बट मेरे अकॉर्डिंग अगर ब्यूटीफुल लैंडस्केप है तो हर एक पर्सन के नीड को मतलब मेजॉरिटी के नीड्स को फुलफिल एक टाइम में नहीं कर सकता है। लेकिन अगर वाटर से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं तो मेजॉरिटी के नीड्स को हम फुलफिल कर सकते हैं, या फिर फिशिंग करते हैं तो उससे भी मेजॉरिटी के नीड्स को फुलफिल कर सकते हैं, या फिर फ्लोइंग वाटर से सर सिल्ट भी डिपॉजिट होता है जो प्लेन एरियाज में है, तो फार्मिंग में भी हेल्प करता है। सो इस तरह से हम मेजॉरिटी पॉपुलेशन या ह्यूमंस को सेटिस्फाई कर सकते हैं उनके नीड्स को। ओके ओके, देखिए ये प्रश्न का उत्तर तो आप लोगों ने सही दिया है, लेकिन लॉजिक को आप लोग नहीं पकड़ पाए हैं। इसको थोड़ा और दूसरे तरह से सोचिए। इसमें क्या है कि हम लोगों ने जो ऊपर कंटेंट पढ़ा, एक बार उसको फिर से देख लेते हैं। कंटेंट में इसमें केवल सीधा लिखा हुआ है संसाधनों की सामान्य विशेषता उनकी उपयोगिता या प्रयोज्यता है जो उन्हें मूल्यवान बनाती है। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है जबकि अन्य का नहीं। ठीक है, धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है, एक सुंदर परिदृश्य का नहीं हो सकता है, लेकिन दोनों महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर यही सुंदर परिदृश्य आपको नीचे भी पूछा गया है। यहाँ सुंदर परिदृश्य नहीं हो सकता है तो लिखा हुआ है, इसको पूछा गया है, लेकिन इसका आंसर समझते समय, आंसर करते समय आप उसके करेक्ट लॉजिक को समझिए, जिसके लिए उसने क्या कैसे करेक्ट लॉजिक बनाने की कोशिश की गई है एनसीईआरटी के द्वारा, ये आप यहाँ इसके चैप्टर में देखिए। यहाँ एक लिस्ट दिया गया है, देख पा रहे हैं आप लोग? सूची, वस्त्र, लौह अयस्क, ये अम्मा की सूची है जिसमें कहा गया है कि उन संसाधनों पर गोला बनाइए जिनका अभी वाणिज्यिक मूल्य नहीं है। ठीक है, इसमें सूची, वस्त्र, लौह अयस्क, बुद्धि, औषधीय पौधे, चिकित्सा ज्ञान, कोयला निक्षेप, मनोरम दृश्य, कृषि भूमि, शुद्ध पर्यावरण, लोकगीत, सुहावना मौसम, संसाधन परिपूर्णता, एक अच्छा संगीत, एक अच्छी संगीत ध्वनि, दादी माँ के घरेलू नुस्खे, इतनी चीजें इसमें दी हुई हैं। मित्रों और परिवारों का स्नेह। अब ये क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, किस लॉजिक में, माइंडसेट में, हमारे माइंडसेट में क्या डालने की कोशिश कर रहा है। इसी के हिसाब से ये हमारा प्रश्न बना हुआ है। अब देखिए, संसाधन का, आर्थिक संसाधन का एक मतलब ये है कि उसको तत्काल रूप से किसी नए संसाधन में, किसी नए उपयोग के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है और उसके बदले में आर्थिक गतिविधि उसके आधार पर संभव हो सकती है।
ठीक है, ऐसा परिवर्तन या ऐसे उपयोगिता में बदला जा सकता है जिससे कि आर्थिक गतिविधि संभव हो सकती है। अब इसमें तेजी से बहने वाला पानी से बिजली प्राप्त होती है, बिजली पैदा होती है, जिससे कि अनेक फैक्ट्री और जो घरेलू उपयोग की चीजें हैं वो काम होता है, और उसके बदले में है ना मॉनेटरी गेन किया जा सकता है ना। बिजली का अपने आप में कॉस्ट होता है, जो बिजली सरकार या कोई और एजेंसी प्रोवाइड करे, तो उस बिजली का आप हम लोगों को बिजली का बिल भरना पड़ता है। तो वहां से उसका इकोनॉमिक ये शुरू हो जाता है, उसका कन्वर्जन शुरू हो जाता है संसाधन। अब ये बाकी के जो ऑप्शंस हैं, जैसे सुंदर परिदृश्य यानी जैसा कि मैंने उदाहरण में कहा था कि पर्यटन का को बढ़ावा मिल सकता है, लेकिन सुंदर परिदृश्य अपने आप में पर्यटन का आधार नहीं बन सकता है जब तक कि आप उस परिदृश्य तक पहुंचने के लिए जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तैयार नहीं करते, यानी जाने के लिए सड़क हो, सवारी पहुंचने के लिए हो, है ना। तो सुंदर परिदृश्य जो है सो उसका आधार क्या होता है, तो उसके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ता है, और वो इंफ्रास्ट्रक्चर उससे अलग रहता है, उस पर आधारित नहीं है ना। जैसे कि बहुत तेजी से बहने वाला पानी के लिए भी हमको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, लेकिन वो क्या है कि फैक्ट्री के फॉर्म में है, ये जो टरबाइन के फॉर्म में है, जो पानी घूमेगा, पानी के कारण वो टरबाइन घूमेगा और उसके टरबाइन के घूमने से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी। तो यानी जो पानी है तेजी से बहने वाला, उसको हम लोग सीधे टेक्नोलॉजी की मदद से हम लोग उससे कुछ नया जनरेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, जिससे कि हमें आर्थिक लाभ हो रहा है। जबकि सुंदर परिदृश्य में ये है कि सुंदर परिदृश्य के आधार पर से संबंधित हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करते हैं, जो कि उस परिदृश्य को डिस्टर्ब किए बिना उससे अलग रह के करना है ना। और उसमें कोई टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व नहीं है। टेक्नोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। टेक्नोलॉजी एंड टाइम, ये दो फैक्टर्स हैं। आप देखेंगे कि इसमें एक प्रश्न भी पूछा गया है एनसीईआरटी की किताब में, जिसमें कि टेक्नोलॉजी टाइम, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न। देखिए यहाँ हाँ, पहला जो प्रश्न है, कौन से संसाधन को निर्धारित नहीं करता? उपयोगिता, मूल्य और मात्रा। जैसे आप में से एक व्यक्ति भी बोल रहे थे कि चूंकि इससे ज्यादा होता है उससे कम होता है, यानी जैसे पानी से ज्यादा लोगों का नीड पूरा हो सकता है, सुंदर परिदृश्य से कम लोगों का हो सकता है। उनको ये कॉन्सेप्ट के इंटरनल एस्पेक्ट पर ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पर केवल दो चीजों का पर फोकस करना है। इसमें पूछ रहा है कि इनमें से कौन संसाधन को निर्धारित नहीं करता? उपयोगिता तो करता ही, उसके डिफिनीशन में भी है, मूल्य भी करता ही है। जो नहीं करता है वो मात्रा है। मात्रा जो है ये संसाधन को निर्धारित नहीं करता है। यानी अगर किसी से कोई चीज केवल एक व्यक्ति के लिए उपयोगी है, जैसे कोई दवा है, तो अगर मान लीजिए कि ऐसी बीमारी के लिए जिसके लिए केवल 3 लोग पेशेंट हैं उस पर, और दूसरी कोई चीज है जिसके लिए हजारों लोग पेशेंट हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर एक आदमी के लिए उपयोगी है तो वो एक संसाधन है। या उस समय किसी के लिए उपयोगी नहीं, लेकिन भविष्य में हो सकता है, तो दवा बनी हुई है, भविष्य में कोई बीमार पड़े तो उसको दिया जा सकता है, तो भी वो संसाधन है। तो संसाधन का मात्रा से कोई लेना देना नहीं है। इसका लेना देना केवल किससे है? उपयोगिता से, और उसमें जो मूल्य निहित है उससे। इन दोनों चीजों से उसका लेना देना है। तो उसी रूप में इसको समझना चाहिए। ठीक है, तो अब ये उस हिसाब से जब आप सोचेंगे तो जो तेजी से बहने वाला पानी सीधे हम लोग टेक्नोलॉजी की मदद से उसको उपयोगी वस्तु में बदल सकते हैं। सजावटी कलाकृति उपयोगी है, लेकिन उसको हम लोग उसमें हम लोग कोई टेक्नोलॉजी लगा करके या कुछ करके उसको हम लोग रिसोर्सेज में नहीं बदल सकते।
उपयोगी है क्योंकि देख करके हमें अच्छा लगता है, हम गुड फील करते हैं, तो इसलिए वो उपयोगी है, लेकिन वो आर्थिक संसाधन का उदाहरण नहीं हो सकता। पुराना फर्नीचर आप उसको बेच सकते हैं, कई बार खरीद दाम से अधिक में बेच सकते हैं। जैसे कि पुरानी लकड़ी का बना हुआ कोई चीज है, तो जिस समय उसको खरीदा गया था उसकी तुलना में वो अब ज्यादा मूल्य में बिक सकता है। लेकिन फिर भी क्योंकि आपने उसको उसकी यूटिलिटी को बढ़ाने के लिए किसी चीज का प्रयोग नहीं किया है ना, टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं किया है, अब इसलिए उसको आप आर्थिक संसाधन में, वो संसाधन है लेकिन वो आर्थिक संसाधन नहीं है, क्योंकि आर्थिक संसाधन का मतलब होता है कि हम लोग उसमें टेक्नोलॉजी की मदद से उसका वैल्यू बढ़ा रहे हैं, तब वो संसाधन कहलाएगा, आर्थिक संसाधन कहलाएगा। अगर वो संसाधन है, एक बैठने के काम में आता है, इतने से ही वो संसाधन हो जाता है, उसको बेचने की भी जरूरत नहीं है, केवल वो बैठने के लिए उपयोग होता है, इतने में वो संसाधन है। हमारे पास एक कुर्सी है, पुरानी कुर्सी है, मेरे बाबा की कुर्सी हो सकती है, या उससे भी पुरानी कुर्सी हो सकती है, एक बड़ी सी कुर्सी है, वो उस लकड़ी उसकी बहुत पुरानी टीक की लकड़ी हो सकती है, कोई लकड़ी ऐसी है जो कि अभी बहुत कीमती है, वैसी लकड़ी मिलती नहीं है। तो ये सब बातें चीजें ठीक है, इसलिए वो संसाधन है, लेकिन वो आर्थिक संसाधन तब कहलाएगा जब हम उस लकड़ी को निकाल करके और उसका हम कुछ और ऐसा कर दें कि ये एक यूनिक लकड़ी से तैयार किया हुआ कोई, मान लीजिए कि सौंदर्य वाली ये डेकोरेशन की वस्तु हम बना दें, है ना, तब वो जा करके हमने उसकी टेक्नोलॉजी लगा करके, यानी उसमें अपना श्रम लगाया और उससे एक नई वस्तु पैदा की, तब वो अब उसको हम अधिक दाम में बेच सकते, तो वो उसका आर्थिक मूल्य हो जाएगा। इसलिए देखिए यहाँ ये प्रश्न का जो इसमें रखा गया है, ये उसी हिसाब से रखा गया है, हम लोगों ने इसको बनाया है उसी हिसाब से कि कैसे ये आंसर सही है। अब ये जैसे मैंने आपको उदाहरण में कहा कि पुराना फर्नीचर है, उसकी लकड़ी को निकाल करके आप सजावटी कलाकृति बना सकते हैं, लेकिन सजावटी कलाकृति अपने आप में आर्थिक संसाधन नहीं है, क्योंकि वो फाइनल प्रोडक्ट हो चुका है, अब आप उसमें कोई टेक्नोलॉजी नहीं लगा रहे हैं, वो पहले से बन के आ चुका है ना। तो अब वो बना हुआ है, इसलिए लकड़ी हमारे लिए आर्थिक संसाधन हो सकता है, क्योंकि लकड़ी को हम लोग उसमें टेक्नोलॉजी इन्वेस्ट करके कुछ बना सकते हैं, लेकिन जब वो कलाकृति के रूप में आ गया है तब वो नहीं होगा। पुराना फर्नीचर, ये हाइपोथेटिकली हम बोल रहे हैं कि इसमें हम अगर इन्वेस्ट करें तो कुछ नया बन जाएगा, अच्छी क्वालिटी का लकड़ी है, तो वो आर्थिक संसाधन बन जाएगा। लेकिन अभी तो यहाँ ऐसा कुछ कहा नहीं जा रहा है, केवल पुराना फर्नीचर मतलब पुराना फर्नीचर है, कोई ये नहीं कह रहा है ये कितना पुराना है, टीक का बना हुआ, ऐसा कुछ नहीं, केवल पुराना फर्नीचर है। पुराना फर्नीचर का यहाँ मतलब क्या हो सकता है कि वो प्लास्टिक का फर्नीचर हो सकता है, या कोई भी फर्नीचर हो सकता है जो अब पुराना हो गया है, जर्जर हालत में है, उसको डिस्कार्ड किया जा सकता है, या कुछ दिनों तक चल भी सकता है। तो जिस चीज में हम किसी टेक्नोलॉजी या श्रम लगा करके उसको उपयोगी वस्तु के रूप में बदल सकते हैं और उसके बदले में हमें कुछ आर्थिक लाभ हो सकता है, उसको ही हम केवल आर्थिक संसाधन करते हैं। ठीक है, ये संसाधन वाला जो चैप्टर है, ये देखने में या समझने में बहुत सरल लगता है, लेकिन इसमें कुछ चीजें जो है सो थोड़ी ट्रिकी है, उसको समझना चाहिए। ओके, उसी से रिलेटेड है। अब तीसरे सवाल पर हम आते हैं। अब कोई इसमें आप डाउट है? हम लोग फिर एक बार देखेंगे इसको। तीसरे प्रश्न पर हम लोग आते हैं कि कोई चीज संसाधन कैसे बनती है? आर्थिक मूल्य होने से, बार बार उपयोग किए जाने से, पेटेंट कराकर और बेचकर, और किसी आवश्यकता को संतुष्ट कर। अब ये देखिए, यहाँ पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर सवाल को हमेशा ध्यान से पढ़ना चाहिए। यहाँ पर आर्थिक संसाधन नहीं कर रहा है, केवल संसाधन कर रहा है। ठीक है, तो अगर आर्थिक संसाधन रहता तो ऊपर के ऑप्शंस हो सकते थे, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, आवश्यकता संतुष्ट होगा। ये तो सिंपल है। इसी को अलग अलग तरह से पूछा गया है कि वस्तु को संसाधन क्या बनाता है। बाजार में कमी, मौद्रिक मूल्य, सौंदर्य पर अपील,
तो वैरायटी से ये प्रश्न पूछा जा सकता है, ऐसे सारे वैरायटीज यहाँ पर लिख दी गई। अब ये क्वेश्चन 5 का उत्तर दीजिए। 5वें क्वेश्चन का उत्तर बताइए। ये लाइन किसी ने बना दिया है, आप हटा दीजिए इसको। बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी ही उसका उत्तर है, ऑप्शन सी। क्योंकि लोग जो होते हैं वो सबसे अच्छे संसाधन होते हैं। तो ये उसके साथ में हम लोग जो फाइल दे रहे हैं, प्रश्न है, इसके साथ में यहाँ उत्तर भी दिया हुआ है। अब ये सेक्शन 2 है। अब ये सेक्शन 2 में क्या है, ये संसाधन के प्रकार। तो संसाधन के प्रकार से आप लोग परिचित हैं, मानव निर्मित, और इसको हम लोग हायर लेवल पे पढ़ेंगे, क्योंकि कुछ हायर लेवल की चीजें भी हमने इसमें रखी है। संसाधन हमारे पर्यावरण के आवश्यक घटक हैं, जो प्रौद्योगिकी के माध्यम से आसानी से सुलभ है, आर्थिक रूप से व्यवहार और सांस्कृतिक रूप से टिकाऊ है। वे हमारी जरूरतों और इच्छाओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संसाधनों को उनकी उपलब्धता के आधार पर मोटे तौर पर वर्गीकृत किया जा सकता है, जिसमें नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय संसाधनों का वर्गीकरण किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त संसाधनों को उनके विकास और उपयोग के वर्तमान स्तर के आधार पर या वास्तविक या संभावित रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। इसके अलावा संसाधनों को उनकी उत्पत्ति के आधार पर जैविक या अजैविक के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। अंत में संसाधनों को उनके वितरण के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे सर्वव्यापी, स्थानीयकृत, निजी स्वामित्व वाले, सामूहिक स्वामित्व वाले, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय भी हो सकते हैं। जैसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के कुछ उदाहरण बताइए। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन का क्या उदाहरण हो सकता है? सही है, एटमॉस्फेयर, ओशियन, इस अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के उदाहरण है। एटमॉस्फेयर, ओशियन, इस पर किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति या देश का अधिकार नहीं है। ओशियन में हमारी जो राष्ट्रीय सीमा है, यानी जल सीमा, राष्ट्रीय जल सीमा भी होती है, जिसके अंदर हर देश का जो भी समुद्र तट पर जितने भी देश हैं, जो तट से लगे हुए हैं, समुद्री तट से, उन सब देशों को एक सीमा दी जाती है, जहां तक कि जो जल सीमा उसको आप कह सकते हैं। उस जल सीमा के अंदर जो भी संसाधन है वो उस देश में रहने वाले लोगों के द्वारा उपयोग में किए जाते हैं, और एक्सक्लूसिवली उनके द्वारा उपयोग में किए जा सकते हैं। उस जल सीमा से बाहर जो जल है, समुद्र का जल है या महासागर का जल है, उसमें कोई भी देश, किसी भी दुनिया का कोई भी देश वहां पर जाकर के और कोई संसाधन वहां से प्राप्त कर सकता है, कोई चीजें वहां से निकाल सकता है। किसी वस्तु का संसाधन में परिवर्तन समय और तकनीकी प्रगति पर निर्भर होता है। जैसे जैसे प्रौद्योगिकी आगे बढ़ती है, जिन जिन वस्तुओं को पहले महत्वहीन माना जाता था, वे मूल्यवान संसाधन बन सकती हैं। संसाधनों का उपयोग कई लाभ प्रदान करता है, जिससे बढ़ी हुई संपत्ति, कुशल प्रणाली संचालन और बेहतर कल्याण शामिल है। मानवीय दृष्टिकोण से प्राकृतिक संसाधन का तात्पर्य पर्यावरण से प्राप्त किसी भी चीज से है, जो मानवीय आवश्यकताओं और इच्छाओं को संतुष्ट करती है। हालांकि जैविक या पारिस्थितिक दृष्टिकोण से एक संसाधन वह है जो जीवित जीव की आवश्यकताओं को पूरा करता है। इसलिए संसाधनों की अवधारणा मानव केंद्रित और पारिस्थितिक दोनों विचार शामिल है। अब ये हायर लेवल का जो कॉन्सेप्ट है, उसमें एक कॉन्सेप्ट ये भी है
कि संसाधन केवल, जब हम लोग जैसे ऊपर बात कर रहे थे तो उपयोगिता की बात कर रहे थे, तो आरंभिक जो कॉन्सेप्ट था संसाधन का, वो कौन सी चीज मानवों के लिए उपयोगी है और मानव किसका उपयोग नहीं कर सकता है, इसी आधार पर ये उपयोगी है, यानी इस चीज को लेकर के हम उसको किसी और चीज में बदल सकते हैं, या किसी हमारी आवश्यकता को पूरा कर सकता है, तो हमारी आवश्यकता है, हमारी लिए वो संसाधन। लेकिन जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कि जंगल है। आज के समय में एक समय था जब मानव का अपनी सारी आवश्यकताओं के लिए जंगल पर आश्रित होना पड़ता था। जंगल से ही उसको फल से लेकर के कंद-मूल और जानवर, शिकार के लिए जानवर, ये सारी चीजें प्राप्त होती। आज के समय में परिस्थिति बिल्कुल अलग है। आज हम चाहें तो जंगल से हमें कुछ भी नहीं ले सकते हैं, या मिनिमम चीजें ले सकते हैं। लेकिन जंगल की आवश्यकता दूसरे रूप में हमारे लिए है। जैसे आप जानते हैं कि जंगल के बिना बारिश नहीं हो सकती है, बारिश नहीं होगी तो हमारी फसल नहीं हो सकते हैं। जंगल में और दूसरे तरह के लाइफ फॉर्म्स जो हैं सो प्रिजर्व हैं, वो दूसरे प्रकार से हमें परोक्ष रूप से हमें हमारी सहायता कर सकते हैं, हमारे लिए सहायक हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे जंगली जानवरों को बिल्कुल समाप्त कर दिया जाए, तो केवल कोई जीन बैंक ही नहीं बचेगा, और जो हमारे पालतू जानवर हैं उनका एक लिमिटेड जीन बैंक है, तो समय के साथ वो लोग एक्सटिंक्ट होने की कगार पर आ सकते हैं। तो इसलिए जो पारिस्थितिक है, यानी जो हमारे आसपास का इकोसिस्टम है, एनवायरनमेंट है, उसको रखने के लिए, उसको चलाने के लिए जो बेसिक आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति होना जरूरी है। जैसे नदी का पानी है, बहता है, वो समुद्र में चला जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम सारा पानी रोक करके अपने यूज में कर लें, क्योंकि नदी में रहने वाले दूसरे जीव हैं, उन दूसरे जीवों पर कुछ और चीजें आश्रित हैं, है ना, उनका समुद्र की पारिस्थिति के साथ संबंध है। तो बहुत बड़े पैमाने पर अगर हम जब हम उपयोग करने की स्थिति में आज आ गए हैं, तो वहां से संसाधन का एक पारिस्थितिक दृष्टिकोण पैदा हुआ है, जिसमें कि ये बात भी इस बात पर भी ध्यान दिया जाता है कि जो दूसरे जीव हैं या दूसरे जो भौगोलिक परिघटनाएं हैं, जो भी प्रक्रियाएं चल रही हैं, उसमें हमारे कारण हस्तक्षेप नहीं हो, वो सस्टेनेबल हो। जैसे हम लोग गैर जैविक उदाहरण देते हैं, जैसे हमारे यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन जो वायुमंडल में है, उसका एक स्पेसिफिक बैलेंस है हमारे अर्थ पर। अगर और ये बैलेंस जो है सो किस तरह से बना हुआ है, किस तरह से काम करता है, तो एक साइकिल है जिसके द्वारा जो वायुमंडल का कार्बन डाइऑक्साइड है वो एब्जॉर्ब होता है, समुद्र के अंदर एब्जॉर्ब होता है, पेड़ों के द्वारा एब्जॉर्ब होता है, और फिर उसके वो जो है सो ऑक्सीजन में कन्वर्ट होता है। फिर ऑक्सीजन की बहुत सारी जरूरतें हमारे यहाँ, जैसे जैसे प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी है, ऑक्सीजन के कंजम्पशन की जरूरत पड़ी है। तो अब इसका एक बैलेंस होना चाहिए, और जैसे ही वो बैलेंस बिगड़ता है, वायुमंडल में ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड आता है, फिर आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में पता है। तो आप अगर सीधा सीधा उपयोग नहीं भी करते हैं, तो जो साइकिल है उसको अगर आप किसी और तरह से बिगाड़ देते हैं, तो वो भी बात संसाधन को बिगाड़ने में आ सकती है, और उस बात से भी संसाधन बिगड़ सकता है। तो इसलिए अब दो अवधारणा विकसित हो गई है, जिसमें मानव केंद्रित अवधारणा है और पारिस्थितिक अवधारणा है। ये दोनों तरह की अवधारणा, ठीक है। अभी हायर लेवल के कॉन्सेप्ट्स के साथ भी हमने कुछ प्रश्न बनाए हैं इस पे। ये जो लास्ट वाला सेक्शन है, संसाधनों का कौन सा वर्गीकरण उनकी उपलब्धता पर आधारित, बताइए।
which classification of resources is based on their availability. ठीक है, बाकी के आंसर क्यों नहीं हो? क्योंकि वास्तविक और पोटेंशियल जैविक और अजैविक, सर्वव्यापी और स्थानीयकृत संसाधन, ये 4 तरह के ऑप्शन हैं। ये बाकी के ऑप्शन क्यों नहीं हो रहे हैं? उपलब्धता की बात हो रही है ना। बायोटिक या जैविक और अजैविक किसके आधार पर है? इसका सोर्स के आधार पर है। सर्वव्यापी और स्थानीयकृत संसाधन किसके आधार पर है? यूबिक्विटस एंड लोकलाइज, इसके आधार पर, कोई प्लेस के आधार पर। वास्तविक और संभावित संसाधन किसके आधार पर है? तो जो चीज उपलब्ध है टेक्नोलॉजी के द्वारा कन्वर्ट किए जाने के लिए, और जो चीज अभी उपलब्ध ही नहीं है। जो चीज अभी लाया ही नहीं गया है। और दूसरा है बेस्ड ऑन देयर अवेलेबिलिटी। नवीकरण और गैर नवीकरण किस पर आधारित है? कि जिसको लंबे समय तक उपलब्ध कराया जा सकता है। नवीकृत किया जा सकता है, जैसे हवा है, पानी है, इसको नवीकृत किया जा सकता है, तो ये नवीकरणीय है और गैर नवीकरणीय है। और वास्तविक और संभावित संसाधन कौन सा है? जैसे कि लौह एस, तो लौह एस संभावित संसाधन है। और वास्तविक संसाधन क्या होगा? जब हम उसको फैक्ट्री में लौह एस से उसको हम बना चुके हैं। तो उपलब्ध दोनों ही स्थिति में है ना। ये एक जो है सो अभी हमने उसको खोदा नहीं है, खोज कर निकाला नहीं है। और दूसरा जो है से हमने इसको फैक्ट्री में उसको उससे एक्सट्रैक्ट करके लोहा निकाल लिया है। और ये लौह एस है, अभी संभावित है। ठीक है, तो इसके लिए वास्तविक और संभावित, और ये है नवीकरण और गैर नवीकरण। तो उपलब्धता से सेंस क्या है? कि जो नवीकरणीय है और गैर नवीकरणीय है, यानी ये लंबे समय तक उपलब्ध रहने वाला है जो नवीकरणीय है। और गैर नवीकरणीय कौन है? जो समाप्त, एक समय के बाद समाप्त हो जाएगा। इसकी उपलब्धता खत्म हो जाएगी, एक सीमित समय के लिए उपलब्ध है। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन जो है सो कंफ्यूजिंग है, फर्स्ट दो। तो इसमें भी ये लग सकता है कि लोहा और लौह एस, ये दोनों चीजें एक दूसरे से, लौह एस तो आसानी से उपलब्ध नहीं है, वो जमीन के अंदर है। और इसका यहाँ देखिए ये वर्गीकरण किया गया है, जीवों से प्राप्त, निर्जीव जीवों से प्राप्त, उत्पत्ति के आधार पर है। इसके बाद वितरण के आधार पर है। इसके उपलब्धता के आधार पर नवीकरण है और गैर नवीकरण है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? कोई कुछ पूछना चाहता है? जीवित जीवों से प्राप्त संसाधन को इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। तो आसान है, बताइए।
ठीक है, इसका उत्तर होगा जैविक संसाधन, इसमें तो डाउट ही नहीं है। फिजिकल रिसोर्सेज, पोटेंशियल रिसोर्सेज। फिजिकल वो है जो हमारे हाथ में है, पोटेंशियल है जो कि भविष्य में आएगा। गैर नवीकरणीय उपलब्धता के आधार पर है। जैविक संसाधन ही इसका उत्तर होगा। कौन सा परिप्रेक्ष्य मानव आवश्यकताओं और इच्छाओं को पूरा करने के लिए पर्यावरण से पर्याप्त किसी चीज के रूप में प्राकृतिक संसाधन को परिभाषित करती है? अब यहाँ पर क्या है कि मानव आवश्यकताओं और इच्छाओं को पूरा करने के लिए पर्यावरण से प्राप्त किसी भी चीज के रूप में प्राकृतिक संसाधन को परिभाषित करती है। बताइए। Which perspective defines a natural resource as anything obtained from environment to satisfy human needs and want? अभी हमने इसकी बात की है। दो पर्सपेक्टिव की बात की है। आंसर कुछ लोग सही दे रहे हैं, कुछ लोग गड़बड़ा रहे हैं थोड़ा। जरा उसको हाँ, यहाँ हम लोगों ने बात की ना, मानव केंद्रित और पारिस्थितिकी, दो बात की है। जहाँ ह्यूमन इसे केंद्रित कर रहे हैं तो वहां पर क्या होगा? मानवीय दृष्टिकोण, ठीक है। पारिस्थितिक नहीं होगा। ये दो दो केंद्र है केवल, है ना। ये तकनीकी और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य डिस्ट्रैक्टर के रूप में दिया हुआ है। केवल दो दृष्टिकोण। आप क्लासिफिकेशन याद रखना होगा। ये जो क्लासिफिकेशन है जब मानव की इच्छाओं को, नीड्स और वांट्स पर फोकस है, मानव को क्या चाहिए, तो वो होगा मानवीय दृष्टिकोण। जब वो बाकी के जैसे जंगल के जानवर हैं, लेकिन जंगल में पानी का सोर्स सूख गया, तो क्या होगा कि वो जानवर मरने लगेंगे और जानवर का लाइफ खत्म हो जाएगा, ये संख्या घट जाएगी, पेड़ सूखने लगेंगे। वाटर रिसोर्सेज अगर घट गया तो इस रूप में हम लोगों को हमेशा क्लासिफिकेशन पर ध्यान रखना है कि क्लासिफिकेशन में ये दोनों चीजें हैं ही नहीं, ठीक है ना। केवल ये दो है, मानवीय और ये, ठीक है। इसी तरह से हम लोग संसाधन उपयोग के संभावित लाभ क्या है, ये भी उसके स्ट्रक्चर से ही निकला है। धन की वृद्धि, खुशहाली की वृद्धि, सिस्टम का उचित कामकाज, संसाधन का उचित कुशल प्रयोग। ये तो आसान है, आप लोग आसानी से जवाब दे सकते हैं।
ये वाक्य मैंने पढ़ा है अभी ऊपर। हाँ ठीक है, सही, शालिनी ने सही उत्तर दिया, डी। हाँ, अमरीन ने भी सही दिया। ओके, अब अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है संसाधन संरक्षण का। अब ये भी काफी अगले पेज में हम लोगों ने इसको संक्षिप्त में रखा है यहाँ पर। यह परिचित संसाधन संरक्षण के और सतत विकास के महत्व पर, ये सतत विकास सतत पोषणीय विकास है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत पोषणीय विकास के महत्व पर चर्चा करता है ना। जिसमें जो पूरी कहानी दी हुई है कि मोना ने पानी और पेड़ों के बिना एक दुनिया के बारे में बुरा सपना देखा था जिसमें संसाधनों की कमी के परिणामों पर प्रकाश डाला गया। उसकी उनकी माँ बताती है कि यदि सावधानी से उपयोग न किया जाए तो नवीनीकरण संसाधन भी दुर्लभ हो सकते हैं और गैर नवीनीकरण संसाधन समाप्त हो सकते हैं। अब ये नवीकरणीय संसाधन यानी पानी, हवा, ये सब चीजें जो हैं, धूप, ये ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है कि आपको धूप न मिले। जैसे ऐसा हो चुका है, आज से लगभग 73,000 साल पूर्व ऐसा समय था कि एक बहुत ही भयंकर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था जिसके कारण पूरी पृथ्वी कई वर्षों तक धूल, उस विस्फोट के धूल और राख और धुएं से पूरी तरह से ढक गई और पूरे विश्व में हिमयुग शुरू हो गया और जिसमें बहुत सारे जो स्पीसीज थे वो सरवाइव नहीं कर पाए और कुछ ही स्पीसीज उसको सरवाइव कर पाए। ठीक है, तो नवीकरणीय जो गैर नवीकरणीय संसाधन तो समाप्त हो ही जाएंगे। नवीकरणीय संसाधन पर भी अगर जैसे हम लोग ग्लोबल वार्मिंग पर ध्यान न दें, पॉल्यूशन पर कोई कंट्रोल न लगाएं, पानी को के पॉल्यूशन को और दूसरे पॉल्यूशन पर ध्यान न दें, तो ये भी समाप्त हो सकते हैं। संसाधन संरक्षण में संसाधनों को का सावधानी पूर्वक उपयोग करना, उन्हें नवीनीकृत करने के लिए समय देना शामिल है। सतत पोषणीय विकास का लक्ष्य भावी पीढ़ियों के लिए संरक्षण तथा संसाधनों के उपयोग को संतुलित करना है। यह अनुच्छेद संसाधनों के संरक्षण के विभिन्न तरीकों का सुझाव देता है, जैसे खपत कम करना, पुनर्चक्रण, वस्तुओं का पुनः उपयोग करना। कहानी में बच्चे व्यक्तिगत योगदान के महत्व पर जोर देते हुए पुराने अखबारों और कपड़ों से पैकेट और शॉपिंग बैग बनाकर कार्रवाई करते हैं। इस संसाधनों को बचाने और पृथ्वी को जीवित रखने की आवश्यकता को समझते हैं और उल्लिखित संसाधनों को के संरक्षण के उदाहरणों में कागज की बर्बादी को कम करना, बिजली की बचत करना और पानी की बर्बादी न करना शामिल है। यह अनुच्छेद हमारे जीवन और ग्रह के भविष्य के अंतर संबंध पर प्रकाश डालते हुए समाप्त होता है। यह प्राकृतिक पर्यावरण को बनाए रखने और संरक्षित करने, टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देने और जीवन के सभी रूपों को का सम्मान करने की जिम्मेवारी पर जोर देता है। सतत विकास के सिद्धांतों का उल्लेख इसमें किया गया है, जिसमें जीवन की देखभाल, मानव जीवन में सुधार, जैव विविधता का संरक्षण, पर्यावरणीय क्षति को कम करना और पर्यावरण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण और प्रथाओं को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। ठीक है, ये पर्यावरण से संबंधित है। इससे संबंधित प्रश्न भी, सेक्शन से संबंधित प्रश्न को देख लेते हैं।
सतत पोषणीय विकास का कौन सा सिद्धांत पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवित जीवों के मूल्यांकन और सुरक्षा के महत्व पर जोर देता है? ये वाला सेक्शन उसमें संक्षिप्त में लिखा हुआ है। जो लास्ट का लाइन था, अगर आप मिस कर गए हो तो मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ। सतत विकास के सिद्धांतों का उल्लेख किया गया, जिसमें जीवन की देखभाल, मानव जीवन में सुधार, जैव विविधता का संरक्षण, पर्यावरणीय क्षति को कम करना और पर्यावरण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण और प्रथाओं को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। ये आप टेक्स्ट में देखेंगे तो उसमें ये एक बॉक्स में दिया हुआ है। यहाँ पर सभी रूपों का आदर और देखभाल, जीवन की गुणवत्ता को बढ़ावा देना, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन करना, समुदायों को पर्यावरण की देखभाल करने के योग्य बनाना। अब इस पर आधारित ये प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि जीवन के सतत पोषणीय विकास का कौन सा सिद्धांत पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवित जीवों के मूल्यांकन और सुरक्षा पर के महत्व पर जोर देता है? बताइए। नहीं नहीं साल नहीं, यहाँ इसलिए मैंने अंग्रेजी भी दे दिया कि हिंदी में कभी कभी कंफ्यूजन होता है। अब जीवन शक्ति से आप कंफ्यूज मत होइए। ये देखिए, प्रिजर्व द वाइटलिटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ द अर्थ। रिजेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि कौन सा आंसर सही नहीं है। जीवन के सभी रूपों का सम्मान और देखभाल, मानव जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना, विभिन्न प्रकार के जीवित जीवों के मूल्यांकन और सुरक्षा। ठीक है, तो ये सीधा सीधा यहाँ है, जीवन के सभी रूपों का सम्मान और देखभाल, सीधे डायरेक्ट इससे कनेक्टेड है। पृथ्वी की जीवनी शक्ति और विविधता का संरक्षण करें। ये जीवनी शक्ति मतलब जीवन शक्ति से मतलब है कि जो डिफरेंट लाइफ फॉर्म को सपोर्ट करने की शक्ति है ना, और विविधता है ना, जो अर्थ की विविधता है उसका संरक्षण करना, प्राकृतिक संसाधनों की कमी को कम करना। ये सब तो ऑप्शन नहीं होगा, केवल एक इसके कारण थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है कि जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करें। ये पृथ्वी की जीवन शक्ति की बात हो रही है, न कि विभिन्न जीवों की। ठीक है, तो यहाँ सीधा सीधा क्या होगा, जीवन के सभी रूपों का सम्मान और देखभाल, ये पहला आंसर सही होगा। जीवन मानवीय जीवन में गुणवत्ता में सुधार लाना ये एक अलग मामला है, मतलब जो क्लोजेस्ट आंसर है वो ये सही है, सबसे सही ज्यादा है ये सही है, क्योंकि यहाँ पर विभिन्न जीवित जीवों की बात हो रही है, केवल मानव की बात नहीं है। ये सिद्धांत है। सतत पोषणीय विकास के सिद्धांतों के अनुसार पर्यावरण संरक्षण और जिम्मेदार संसाधन प्रबंधन को बढ़ावा देने के प्रमुख तरीकों में से एक क्या है? इसमें भी आप देखेंगे कि
कंफ्यूजन हो सकता है। कम से कम 2 क्वेश्चन तो है, 2 ऑप्शंस हैं जो कि आपको कंफ्यूज करेंगे। सही है निशा, सही जवाब दिया। और कोई? देखिए ये 2 को ऑप्शंस जो हैं, समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने में सक्षम बनाना और पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत दृष्टिकोण और व्यवहार को बदलना, है ना। ये पर्यावरण प्रबंधन का के प्रमुख तरीकों में से सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है कि इंडिविजुअल्स को जिम्मेवार करना। देखभाल, पर्यावरण की देखभाल करना तो एक चीज है, वो एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि हमारा जो व्यक्तिगत दृष्टिकोण है चीजों के प्रति, उपभोग करने के प्रति, उपयोग करने के प्रति, उसको बदलना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है ना। पर्यावरण के संबंध में जो भी हम लोग जागरूकता फैलाते हैं तो उसमें मुख्य रूप से हम लोग व्यक्तिगत दृष्टिकोण पर फोकस करते हैं। ये तो आसान है, आप आसानी से बता सकते हैं। भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं पर विचार करते समय संसाधनों के सावधानीपूर्ण उपयोग का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया है? संसाधन संरक्षण, नवीनीकरण, संसाधन प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण। सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, लेकिन किस शब्द का इस संदर्भ में उपयोग हो सकता है, किया जाता है? निशा ने सही आंसर दिया है। के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत पोषणीय विकास, इस कॉन्सेप्ट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, संसाधन संरक्षण क्यों नहीं होगा? संसाधन संरक्षण जो टर्म है, जो कि एस्टेब्लिश्ड टर्म है, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, संसाधन संरक्षण ये मतलब हुआ कि हम समय के हिसाब से उसको धीरे धीरे खर्च करते हैं, इतना ही मतलब इससे। रिसर्च कंजर्वेशन का मतलब केवल इतना ही है कि जो चीज हम 10 दिन में खर्च कर सकते हैं उसको हमने 100 दिन में खर्च करने का किया। लेकिन सतत पोषणीय विकास ये नहीं है। सतत पोषणीय विकास इस तरह से है कि उसका सब्स्टिट्यूट होता रहे। जैसे एक पेड़ काटा तो दूसरा उस जगह लगा दिया, तो वो फिर अपने आप बड़ा हो जाएगा। पानी का उपयोग किया तो फिर उसको फिल्टर करके प्योर करके छोड़ा, तो वो जो डेवलपमेंट है उसका ये हो जाएगा। और संरक्षण का मतलब केवल इतना ही है कि उसका एक उपयोग को में जो वेस्टेज होता है उसको कंट्रोल करना, उतना ही मतलब वेस्टेज कंट्रोल लेकिन वो एक दिन खत्म हो जाएगा। जबकि सतत पोषणीय विकास जो है उसमें वो खत्म होने वाला नहीं है। ठीक है, ये सब भी कॉन्सेप्ट से संरक्षण वाले सब कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट है। रिन्यूएबल रिसोर्स मैनेजमेंट भी इम्पोर्टेंट है कि रिन्यूएबल सोर्स का, जैसे मैंने पानी का उदाहरण दिया, उसका मैनेजमेंट होना चाहिए प्रॉपर, कि जो पानी हम ले रहे हैं नदी से, मान लीजिए तो वापस छोड़ रहे हैं तो कचरे वाला पानी नहीं छोड़े, उसको सफाई करके उसको छोड़े, तो जो हमारा लिया और दिया दोनों बराबर हो जाएगा। तो ये सब कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट है, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में हमारे लिए जो टर्म यूज होता है
वो है सतत पोषणीय विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट। संसाधन संरक्षण का लक्ष्य क्या हासिल करना है? भाई अभी हमने चर्चा की संसाधन संरक्षण लक्ष्य, संरक्षण के बारे में आपको बता दिया। मैंने कहा ना कि वेस्टेज कंट्रोल, जैसे पेट्रोल गाड़ी को बहुत एनर्जी एफिशिएंट नहीं माना जाता है, क्योंकि वो 10 to 15% ही उपयोग करता है, उससे जितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है उससे उसकी तुलना में। हाँ सही है निशा। घ तो आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि असीमित संसाधन निष्कर्षण, ऐसा तो संरक्षण का लक्ष्य ये नहीं हो सकता है कि हम लगातार केवल निकालते ही रहें उसको। संसाधन उपयोग और नवीनीकरण को संतुलित करना, बैलेंसिंग रिसोर्स यूज एंड रिन्यूएबिलिटी जो भी उसका है, तो उसका संतुलन करना, ये रिन्यूएबल रिसोर्स मैनेजमेंट से संबंधित है, रिसोर्स उससे रिलेट कर रहा है। गैर नवीकरणीय संसाधनों का ह्रास, तो ये लक्ष्य, ह्रास करना तो लक्ष्य नहीं हो सकता है। डिप्लीशन ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज लक्ष्य के रूप में हम लोग ह्रास तो नहीं रख सकते। पूर्ण संसाधन उपयोग, फुल रिसोर्स यूटिलाइजेशन, इसका मतलब हुआ कि बिना लॉस किए हम लोग मैक्सिमम इसका यूज कर रहे हैं। अभी लास्ट प्रश्न देखिए, सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है, उसमें से कोई एक बताइए कौन सा है। 3 गलत सिद्धांत है और 1 सही है। ये तो आसान क्वेश्चन है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें क्या परेशानी है। पहला ऑप्शन है संसाधन निष्कर्षण और खपत को अधिकतम करना, ये सतत पोषणीय विकास का लक्ष्य नहीं हो सकता है। हाँ सही है सालनी। आर्थिक विकास के लिए पर्यावरणीय क्षरण को बढ़ावा देना, पर्यावरण का क्षरण हो तब भी आर्थिक विकास के लिए उसको बढ़ाते रहना, ये भी नहीं हो सकता है। समुदायों को प्राकृतिक संसाधन के दोहन के लिए प्रोत्साहित करना, संसाधनों का दोहन तो हम लोग करते ही हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार, लेकिन उसके लिए समुदायों को प्रोत्साहित करना, ये हमारा सतत पोषणीय विकास का सिद्धांत तो नहीं हो सकता है। किया जाता है लेकिन ये सिद्धांत में तो नहीं आ सकता, तो केवल ये बचता है ऑप्शन जैव विविधता का संरक्षण और जीवन के सभी रूपों का सम्मान करना। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न हम लोगों ने चर्चा की, आज चर्चा किया हम लोगों ने, और ये चैप्टर हमारा समाप्त हो गया। तो इसी तरह से देखिए समय की कमी के कारण हम लोग सारे चैप्टर्स पर तो इस तरह से विचार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि और ढेर सारे पेपर हैं और ये केवल 8th क्लास का एक चैप्टर है।
तो इसका हम लोग कंटेंट बना करके, जिस रूप में आप अभी देख रहे हैं, इसी रूप में आपको कंटेंट बना करके हम लोग आपको देने वाले हैं। और उसी से के आधार पर आप अपना पढ़ाई, सेल्फ स्टडी आपको पूरी करनी होगी। और उसके बाद इसमें क्वेश्चंस दिए रहेंगे प्रैक्टिस के लिए। तो उन क्वेश्चंस पर आपको आप आंसर भी दिया रहेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पहले आंसर ही देख लीजिए और उसको याद कर लीजिए। जैसे हमने अभी प्रैक्टिस किया है कि ये आंसर सही है और ये सही क्यों नहीं है, उसके लिए फिर फोरम्स बने होंगे जहाँ पर हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि ये सही है, ये सही क्यों नहीं है, इस क्वेश्चन के आंसर का ये आंसर क्यों नहीं होगा। इस तरह से हम लोग करके और इसको कम समय में कर सकते हैं। तो इस तरह के मटेरियल हम लोग और भी तैयार कर रहे हैं और चैप्टर्स के हिसाब से हम लोग इसको आपको देंगे। तो जो हम लोगों ने जो फर्स्ट डे का डेमो था, उसमें हम लोगों ने एक पहला जो हमारा टूल है जिसमें हम लोग क्विज और इसको किस तरह से प्रस्तुत करेंगे उसका हमने एग्जांपल दिया। ये आज का जो प्रेजेंटेशन था, इसमें हम लोग आपको कंटेंट किस रूप में देने वाले हैं इसको हमने प्रस्तुत किया। और कंटेंट पर आप किस तरह से चर्चा करनी है, क्या लेवल क्या होगा, कंटेंट के को हमने किस रूप में बनाया है, किस रूप में हम लोग उसको लेके चल रहे हैं, ये सारी चीज़ें इसमें इस चर्चा में ये जो मटेरियल दिया जाएगा उसमें आपका रहेगा। और फिर उससे संबंधित प्रश्न रहेंगे। प्रश्न जरूरी नहीं है कि हमेशा फाइल के साथ ही जाए। प्रश्न का हम लोग हो सकता है कि जो गूगल फॉर्म में या मूडल के क्विज में किसी भी रूप में हम आपको वो प्रश्न दे सकते हैं और उस हिसाब से आप उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई प्रश्न है, कुछ डाउट है? संसाधन सबको अच्छी तरह समझ में आ गया? अच्छी तरह समझ में आ गया तो एक बार अंतिम क्लोजिंग के रूप में हम लोग इस पर बात कर लेते हैं। कॉटन क्लॉथ का कमर्शियल वैल्यू है या नहीं है? क्लॉथ को लेकर के दर्जी उसका कपड़ा बना सकता है या कंपनी में कोई फैक्ट्री वाले उसका कपड़ा बना के बेच सकते हैं, जो ब्रांडेड क्लॉथ आप खरीदते हैं। आयरन ओर, ये भी ओर ही है, ये अभी खान के अंदर है। जब तक इसको एक्सट्रैक्ट नहीं किया जाएगा तब तक ये उपयोगी वस्तु में नहीं बदलेगा। ओर का हम लोग डायरेक्ट कोई उपयोग नहीं करते, इसलिए इसका कमर्शियल वैल्यू अभी नहीं है। देखिए इसमें कंफ्यूजन क्या है कि आप कहें कि आयरन ओर भी तो बेचा जा सकता है। बात बेचे जाने की नहीं है, बेचने के लिए तो हम कुछ भी बेच लेते हैं, है ना। पुरानी चीजें जैसे आजकल एक इंटरनेट पर या व्हाट्सएप पर ढेर सारे मैसेज आते हैं कि 1984 का अगर आपके पास सिक्का है तो हर एक रुपये का सिक्का 1 लाख में बिकेगा। कहाँ तक सच्चाई है मैंने कोई इन्वेस्टिगेट नहीं किया है, तो कुछ दिन पहले मैंने सुना कि 1 लाख का 1984 का सिक्का है। तो एक समय मुझे सिक्का जमा करने की आदत थी, लेकिन वो बहुत पहले छूट गई। अगर ऐसा होता तो अभी मैं लखपति हो जाता, लेकिन हो नहीं पाया। खैर, बेचने के लिए हम लोग कुछ भी बेच सकते हैं, लेकिन उस सिक्के में हमने कुछ लगाया नहीं है, तो पुराना हो गया या कुछ उसका मेटल होगा उस तरह का, या पता नहीं क्या है। जो भी है, अगर सही है तो मुझे नहीं पता, मैंने इन्वेस्टिगेट नहीं किया। तो ये जो चीज आपका बिक जाता है वो उसका कमर्शियल वैल्यू, वो रिसोर्स है, ये बात नहीं। रिसोर्स का मतलब ये हुआ कि वो उपयोग के लिए तैयार, रेडी टू बी यूज्ड, है ना। उसमें आप कुछ इन्वेस्ट करेंगे, टेक्नोलॉजी इन्वेस्ट करेंगे और आप उसका उपयोग करेंगे, तो ये पोटेंशियल रिसोर्स में आएगा। मेडिसिनल प्लांट, इसको एक्सट्रैक्ट करना होगा, पोटेंशियल में है। मेडिकल नॉलेज, ये सर्विस के लिए रेडी है। कोई भी किसी भी समय में आएगा तो रेडी टू बी कन्वर्टेड इनटू
ट्रीटमेंट, तो ये होगा इकोनॉमिक इसका वैल्यू है, क्योंकि उसके लिए बदले में फीस मिलता है। गोल्ड डिपॉजिट्स, अगेन ये डिपॉजिट्स है, जमीन के अंदर है तो पोटेंशियल है। जब तक आप उसको उखाड़ नहीं लेंगे, उधर से निकाल के ट्रक में लोड करके ले नहीं आएंगे, तब तक वो फिर उपयोग में के लिए तैयार नहीं होगा। ब्यूटीफुल सीनरी हम लोग काफ़ी बात कर चुके हैं। एग्रीकल्चर लैंड, अब लैंड तो एग्रीकल्चर का है, खेत तैयार है। एग्रीकल्चर लैंड का मतलब क्या हुआ कि उसमें जो भी जंगल वगैरह है वो सब हट चुका है, खेती के लिए तैयार है। तो आप उसमें फसल लगाएंगे, फसल होगी, आप उस इन्वेस्ट करेंगे, टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्ट करेंगे। यानी फसल लगाना, बीज बोना भी एक टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी का मतलब केवल जो सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट होता है वही नहीं होता है। टेक्नोलॉजी का मतलब है कि आप किसी भी वस्तु में, किसी भी चीज़ को आसानी से और बेहतर तरीके से किसी टूल की मदद से कर लेते हैं। कोई ऐसा टूल जो आपको किसी चीज़ को बेहतर तरीके से या आसानी से करने में सहायता करता है। ठीक है, तो बीज अपने आप जमीन से होता है, लेकिन आपने उसमें अपना इनोवेशन किया है, खेती करने के लिए क्या टेक्निक डेवलप किया है। एग्रीकल्चर लैंड जो है सो तैयार है, आप उसमें टेक्नोलॉजी का इनोवेशन कीजिए, इन्वेस्टमेंट कीजिए टेक्नोलॉजिकल, और आप प्रॉफिट प्राप्त करेंगे, अनाज प्राप्त करेंगे, अनाज को बेच सकते हैं। क्लीन इन्वायरमेंट, ये उपयोगी चीज़ तो है, आवश्यक चीज़ है बल्कि, लेकिन ये कॉमर्शियल इसका अभी तक यूज नहीं हुआ है। हम अगर ऐसा कुछ हो आने वाले समय में, ज़मीन के अंदर या मार्स पर अगर हो, तो वहाँ पर इन सब चीज़ों का इम्पोर्टेंस हो जाएगा। नहीं, अभी हमारे यहाँ ये इकोनॉमिकली ऐसा नहीं है कि ताज़ी हवा बेचने की, हालांकि कुछ न्यूज़ पहले मैं पढ़ता था, आजकल है कि नहीं पता नहीं, कि ताज़ी हवा लेने के लिए न्यूयॉर्क में ऐसे सैलून्स बने हुए हैं, बूथ्स बने हुए हैं। उन बूथ्स में जाएंगे तो आपको ताज़ा ऑक्सीजन मिलता है, फ्रेश ऑक्सीजन, एकदम प्योर। तो वैसा रेयर केस है, वैसा यहाँ पर नहीं है। क्लीन इन्वायरमेंट की बात हो रही तो क्लीन इन्वायरमेंट की आवश्यकता है, लेकिन एक आर्थिक ये नहीं होगा। ओल्ड फोक सॉन्ग्स, ओल्ड फोक सॉन्ग्स जो लोगों के बीच में गाया जा रहा है, सारे लोग गा रहे हैं, तो कमर्शियल वैल्यू नहीं है ओल्ड फोक सॉन्ग्स। उसको बहुत मार्केटिंग करना होगा, कुछ बड़े गायक से गवाइए, बहुत सारा इन्वेस्ट कीजिए, तो भले ही वो कुछ बिकने लायक सामग्री बने। अदरवाइज ये हमेशा जो नया सॉन्ग है वो बिकता है, पुराना सॉन्ग बिकता नहीं है, इसलिए इसमें कमर्शियल वैल्यू नहीं है। गुड वेदर, अच्छा मौसम, ये आवश्यक तो है, हम सब लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन कमर्शियल वैल्यू नहीं है इसमें। रिसोर्सफुलनेस, ये सब कंफ्यूजिंग टर्म्स हैं। रिसोर्सफुलनेस, और हमें बताना है कि ये इकोनॉमिक रिसोर्स है कि नहीं। रिसोर्सफुलनेस यानी हमारे पास हर तरह के संसाधन है, बहुत तरह के संसाधन उपलब्ध हैं, तो हम काफ़ी रिसोर्सफुल आदमी हैं, या कोई जगह है वो काफ़ी रिसोर्सफुल है, बहुत तरह के संसाधन वहाँ उपलब्ध हैं, तो उसका पोटेंशियल है कि ज़्यादा आबादी या जानवरों की या मनुष्यों की ज़्यादा आबादी वहाँ जाएगी। लेकिन अब तब भी ये जो है रिसोर्सफुलनेस अपने आप में इसका इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो सकता है। विशेष परिस्थिति में, जैसे कोई कंपनी जाकर के वहाँ लैंड सेल करना शुरू कर दे, तो वो अलग बात है, उसकी बात यहाँ नहीं हो रही। यहाँ केवल रिसोर्सफुलनेस लिखा हुआ। बहुत सारी जगह हैं जहाँ जो रिसोर्सफुलनेस जिसमें हो, लेकिन वो उसका कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं हो सकता है। गुड सिंगिंग वॉइस, गुड सिंगिंग वॉइस, अब ये क्या होना चाहिए? आवाज अच्छी है, आपके द्वारा जो गाए गए गाने, या आपको लोग बुलाएंगे, आपको उसको आप सेल कर सकते हैं, इसका इकोनॉमिक वैल्यू हो सकता है। इसलिए एक उसका कमर्शियल वैल्यू हो सकता है गुड सिंगिंग वॉइस का, क्योंकि आपको उसके बदले में पैसे मिल सकते हैं। ग्रैंड मदर्स होम रेमेडीज, इसका तो ऑलरेडी ऊपर में ही हमने पढ़ा कि
उसको कोई कंपनी पेटेंट करा के बेचना शुरू कर दे तो पोटेंशियल है ना। अदरवाइज अपने आप में ये रेमेडीज टाइम के साथ हो सकता है आने वाले समय में ऐसा हो जाए कि ये इसका इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन होने लगे, अदरवाइज ये नहीं। अफेक्शन फ्रॉम फ्रेंड्स एंड फैमिली, ये भी अपने आप में अफेक्शन एक इम्पॉर्टेंट चीज है, लेकिन ये कॉमर्शियल आइटम नहीं है। ठीक है, तो हम लोगों ने इस चैप्टर को अच्छी तरह से मत लिया है और चीज़ों को आपके सामने रख दिया है। तो समय की कमी के कारण सारे चैप्टर्स के साथ तो ऐसा नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो हम लोगों ने इसका तरीका खोजा है वो है रीडिंग मटेरियल्स के रूप में आपको ये चीज़ें प्रस्तुत की जाएंगी, दी जाएंगी, जिसको देख करके आप सब्स्टिट्यूट के रूप में आप जो एनसीईआरटी की पुस्तकें हैं उसके सब्स्टिट्यूट के रूप में ये गाइडेड मटेरियल आप कह सकते हैं इसको, जिसमें कि आपको कंटेंट जो है इस किताबों का उसकी एक समरी है और उसी तरह से इसका जो से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको बना करके हम लोग आपको या तो इस फाइल के साथ देंगे या आपके इसके साथ जो गूगल फॉर्म हुआ या मूडल के क्वेश्चंस हुए, क्विज हुए, उसके माध्यम से देंगे, मॉक टेस्ट होंगे उसमें देंगे। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का। आज का क्लास थोड़ा लंबा हो गया। आप धन्यवाद कि आप लोग इतनी देर धैर्यपूर्वक टिके रहे और इसकी रिकॉर्डिंग में आपने पूरा सहयोग दिया। ओके, थैंक यू शालिनी। ओके, तो हम लोग इसको क्लोज करें। थैंक यू निशा, थैंक यू अमरीन। तो हम लोग क्लोज करते हैं इसको। सबका धन्यवाद।